वेलकम बैक टू बायोमोलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले पार्ट में हम कवर कर चुके हैं एसिड और बेसिस का इंट्रोडक्शन प्लस उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई भी दो एसिड्स दे दिए जाएं या फिर दो बेसिस दे दिए जाएं तो उनमें से किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, यानी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और कौन सा एसिड वीक एसिड कहलाएगा। अगर हम केमिकली नहीं जानना चाहते, सिर्फ एक सिंपल फिज़िकल एक्सपेरिमेंट से जानना चाहते हैं, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल का। पीएच स्केल हमें क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन या फिर OH नेगेटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। हाइड्रोजन आयन को ये प्रायरली मेजर करता है। A pH scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution. किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कैसे मापा जाए कि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ऐसे स्केल को कहेंगे पीएच स्केल। P का मतलब होता है पोटेंस यानी कि पोटेंशियल यानी कि पावर। H का मतलब होता है हाइड्रोजन। पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग्स होती हैं। जो 0 के आसपास वाली वैल्यू होती हैं वो एसिडिक होती हैं, जो 14 के आसपास वाली वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिक होती हैं। पीएच हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पीएच सिर्फ एक नंबर है जो इतना इंडिकेट करेगा, यानी इतना बताएगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है उसका नेचर एसिडिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन फॉर कंसंट्रेशन लोअर इज़ द पीएच वैल्यू। यानी किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम यानी H पॉजिटिव आयन्स या फिर H3O पॉजिटिव आयन। देखिए, जब H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो ये वाले आयन्स बनाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपके पीएच पर रीडिंग कम होगी। तो पीएच के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। न्यूट्रल यानी कि जो ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर आपके पीएच पेपर पर 7 से नीचे की रीडिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर 7 से ऊपर की वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन बेसिक है। 7 से ऊपर वाली टर्म्स हमको क्या दिखाती हैं कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है सॉल्यूशन में। दैट इज़ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, यानी आपका बेस, आपकी अल्कली कितना स्ट्रॉन्ग है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब पीएच पेपर रियल में होता क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। और कैसे इंडिकेटर्स लेते हैं हम? आर्टिफिशियल। अब उस लिक्विड में अगर आप एक पेपर को सोक करके इस्तेमाल करते हैं, यानी वो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड आते हैं, हमें ऑन द स्पॉट करने नहीं होते हैं, तो उस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करने के लिए। वन सच पेपर इज शोन इन द फिगर। अब देखिए, मैं आपको एक ऐसा ही एक पेपर दिखाने वाली हूँ। अभी हमारे पास ये एक बेसिक आइडिया है। कलर्स क्या क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो पीएच पेपर कुछ इस तरीके का है। बीच में है 7 जो कि न्यूट्रल पॉइंट है। अगर हम 7 से 0 की तरफ चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है। अगर हम 7 से 14 की तरफ चलते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। इस तरफ चलेंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यहाँ चलेंगे तो OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। टर्निंग ऑन द पेज, सबसे पहले हमें एक ये टेबल गिवन होगी इस पेज पर जहाँ पर कुछ अलग अलग सॉल्यूशन गिवन हैं। अब आपको क्या करना है कि ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ पर ही बेस्ड है। अगर हम पीएच पेपर से चेक करेंगे कि सलाइवा का पीएच क्या है, बिफोर मील क्या है, आफ्टर मील क्या है, लेमन जूस कैसा रहेगा, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनका पीएच कितना है, तो ये सब का पीएच फाइंड आउट किया जा सकता है कि आप जो पेपर है उसको डिप करेंगे। इन सब की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद देखिए,
इन सब की डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। अब पीएच पेपर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिस पर ऐसे रीडिंग्स होती हैं विद स्पेसिफिक कलर्स। जैसे 0 से 14 हमारे पास अलग अलग कलर हैं। जैसे अगर आप 1 मोल HCl में पेपर को डिप करेंगे तो आपका कलर कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि HCl का जो pH होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। उसके बाद अगर आप 1 मोल NaOH में पेपर को डिप करेंगे तो आपके पेपर पर कलर चेंज हो जाएगा कुछ ऐसा। पेपर लाइट कलर का होता है, उसके ऊपर कलर इजीली विजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब NaOH का pH क्या है? 14। दैट मीन्स NaOH इज़ हाईली अल्कलाइन, HCl इज़ हाईली एसिडिक। यहाँ तक है हमारे pH पेपर के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयन है या फिर OH नेगेटिव आयन है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और एसिडिक एसिड लेते हैं सेम कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, यानी कि जैसे 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और 1 मोल ही एसिटिक एसिड हम लेकर चलें, तो दोनों के ऊपर जो pH का कलर होगा वो डिफरेंट आएगा। क्योंकि देखिए ये है एसिटिक एसिड, इसको आप जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड कराता है एक H पॉजिटिव आयन, जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन और हैं, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कम्प्लीटली डिसोसिएट होने की और आपको सारे के सारे हाइड्रोजन एज अ H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करने की। दूसरी तरफ हम HCl को देखते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक हाइड्रोजन, और जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होकर आपको वो एक H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर बात ये नहीं है कि ये एक ही प्रोवाइड कर रहा है, ये भी तो एक ही प्रोवाइड कर रहा है। बात ये है कि पूरी तरह से आयनाइज कौन हो रहा है। जो पूरी तरह से आयनाइज हो पाते हैं वही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं। अब चाहे मैं इसकी भी 1 मोल कंसंट्रेशन लूँ और इसकी भी, लेकिन दोनों की pH वैल्यू अलग अलग आएगी। pH को पढ़ने के बाद हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि pH हम किसी भी चीज़ का जानते ही क्यों हैं। pH की हमारे डेली लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हमको जो अभी हमारे आसपास सॉल्यूशन है या हमारी बॉडी में जो सॉल्यूशंस हैं उनके pH का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? क्या प्लांट और एनिमल pH सेंसिटिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए हमारी बॉडी का भी एक पर्टिकुलर pH होता है। हमारी बॉडी 7.0 से 7.8 तक के pH में काम करती है, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, जैसे कि वाटर है, जैसे कि ब्लड है, और जैसे भी और भी कई तरह के आपके हार्मोन्स वगैरह हैं। तो इन सब का कोई ना कोई pH होता होगा। अब इन सब का pH लगभग न्यूट्रल ही रहता है। अगर इससे ज़्यादा pH चेंज होता है तो हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देगी इन अ नेगेटिव वे। हमारी बॉडी ज़्यादा pH चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही जब आपकी रेन वाटर जो होता है उसके pH की वैल्यू अगर कम या ज़्यादा हो जाती है, यूजुअली तो कम ही होती है, और कम वैल्यू होने का मतलब क्या है? एसिडिक हो जाना। अगर 5.6 से कम उसका pH रहता है बेटा, तो ऐसे रेन को हम कहेंगे एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन एक्वेटिक बॉडीज़ में जाती है, जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, तो वहाँ पर जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरह से अफेक्ट होती है इस एसिड की वजह से। ऑब्वियसली इन अ नेगेटिव वे अफेक्ट होगी। नेक्स्ट, टर्निंग ऑन द पेज, हमारे पास है pH। व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? आप जिस भी मिट्टी में पौधे उगाते हैं उस मिट्टी का pH क्या है? देखिए पौधे भी जो होते हैं वो एक नैरो pH रेंज में ही काम करते हैं या फिर ग्रो करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सर्वाइव कर पाते हैं। अगर जिस भी सॉइल में आप प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं उसका सॉइल का pH अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उसकी एक स्पेसिफिक pH रेंज होनी चाहिए। कई बार आपने सुना होगा या फिर शायद प्रैक्टिकली देखा भी हो
कि फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेत में किसी पर्टिकुलर पीएच को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक पाउडर स्प्रे करते हैं या फिर कह सकते हैं कि छिड़काव करते हैं। ऐसा वो कब करते हैं बेटा, कि जब उनकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो ऑब्वियसली उनको एक बेसिक यहाँ पर कोई भी चाहिए है पाउडर या फिर कह सकते हैं जो भी मेडिसिन वो एज अ दे रहे हैं न्यूट्रल करने के लिए उस सॉइल को। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो अपनी सॉइल में क्या स्प्रे करते हैं अपनी सॉइल के पीएच को न्यूट्रल करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर ये जो एक्टिविटी गिवन है इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ना ही ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतने इम्पॉर्टेंट है। इसमें बस इतना ही है कि आप अपने बैकयार्ड से या फिर एक दो अलग अलग जगह से एक सॉइल के सैंपल कलेक्ट कीजिए, उनको वाटर में डालिए। ऑब्वियसली डिज़ोल्व नहीं होंगी, लेकिन वाटर के अंदर आपको पीएच फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी। और फिर देखेंगे कि अगर पीएच कम या ज़्यादा है तो उसमें प्लांट ग्रो कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है और ये शायद आपने बायो में भी पढ़ा हो। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे एसोफेगस से फूड कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। डाइजेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो स्टमक में डाइजेशन जब होना होता है बेटा, तो डाइजेशन की स्टमक की वॉल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि स्टमक के इसके साथ साथ म्यूकस भी रिलीज़ हो रहा होता है जो आपकी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर केस हमें क्या डिस्कस करना है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका स्टमक एकदम से एक्सेसिव अमाउंट में HCl रिलीज़ कर देता है और उस HCl की वजह से आपका स्टमक हर्ट होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। इस पेन से, इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी बेस का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे बेसिस जो इस एसिडिटी की कंडीशन में लिए जाते हैं उनको कहा जाता है एंटाएसिड। यानी जो एसिड के इम्पैक्ट को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं उन्हें कहते हैं एंटाएसिड। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक सिरप है जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, उससे बना हुआ होता है। ऐसे ही होम रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा भी ले लेते हैं, इनो आप लेते हैं। इनो में भी बेसिस ही होते हैं जो आपके स्टमक में उस एसिड को क्या कर देते हैं, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपको रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट जो हम पीएच की बात करने वाले हैं वो है टूथ डीके को लेकर। अब टूथ डीके क्या होता है बेटा, पहले मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो हमने जैसे अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा हो तो डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और माउथ में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके माउथ में प्रेजेंट जो भी खाना है, जो भी आपके दांतों के बीच में रह जाता है, उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं। वो डाइजेस्ट करते हैं तो उस दौरान आपके माउथ में एक एसिड रिलीज़ हो जाता है और अगर आप उस टाइम पर आपका माउथ वॉश नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके माउथ का पीएच वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। कम होने का मतलब एसिडिक हो जाना। अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो आपकी वो टूथ एनेमल को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। टूथ एनेमल क्या होती है, आपके टूथ की आउटर कवरिंग जो कि बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, एंड कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। ये ना पानी में घुलता है लेकिन इसके ऊपर जंग लग जाता है, कोरोडेड हो जाता है। कब हो जाता है, जब आपके माउथ का पीएच 5.5 से क्या हो, कम हो। और वो किसकी वजह से होता है, उन बैक्टीरिया की वजह से जो आपके माउथ में प्रेजेंट शुगर पार्टिकल्स को डिगार्ड कर रही होती है, यानी डाइजेस्ट कर रही होती है। सबसे आसान तरीका क्या है इससे छुटकारा पाने का, टाइमली अपना माउथ वॉश कीजिए और ट्वाइस अ डे ब्रश कीजिए विद अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में बेसिस होते हैं, इसीलिए आपके माउथ की क्लीनिंग प्रॉपरली हो पाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ डिफेंस यानी अपनी सुरक्षा करने के लिए
अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनको ऐसा फील हो कि उनको आपसे ख़तरा है, तो वो आपकी बॉडी पे स्टिंग कर लेते हैं, डंक मार देते हैं और साथ ही एक एसिड आपकी बॉडी पे रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, इरिटेशन होता है। अब वो एसिड कौन सा होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वो एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम बेटा फॉर्मिक एसिड भी है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, मिथेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो वो आपकी बॉडी पर ये एक माइल्ड सा बेस रिलीज़ कर देता है, ऑर्गेनिक बेस है, एसिड रिलीज़ कर देता है, जिसका इम्पैक्ट कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सब्सटेंस वहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। ऐसा करने पर क्या होता है कि वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके पेन और वो बर्निंग सेंसेशन में आपको रिलीफ फील होता है। ऐसा करते कौन से एनिमल्स हैं, हनी बी करती हैं, आंट करती हैं, और इसके अलावा एक प्लांट भी है हमारे पास जो कि ऐसा करता है और सेम एसिड रिलीज़ करता है। जी हाँ, नेटल प्लांट है हमारे पास, जिसके जो लीव्स होते हैं वो एक ख़ास तरीके के होते हैं, हेयरी लीव्स होते हैं, मतलब एकदम नुकीले होते हैं। अगर आपकी बॉडी उनसे टच हो जाती है, आपकी स्किन, तो वो आपकी स्किन के ऊपर एक एसिड रिलीज़ करते हैं, द सिमिलर एसिड दैट इज मिथेनोइक एसिड, और वही सेम सेंसेशन कॉज करेगा जो कि आंट स्टिंग के बाद या फिर बी स्टिंग के बाद आपको हो जाता है। अब हमारे पास एक छोटी सी और आसान सी और मैं कहूँगी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सी टेबल है, जिसमें हमें बताया गया है कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखिए एमसीक्यू में आ जाता है बेटा, और जनरली ये चीज़ तो एक केमिस्ट्री स्टूडेंट को याद होनी ही चाहिए। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एक्चुअली एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कह देते हैं या फिर वाइस वर्सा। ऑरेंज और लेमन दोनों में ही सिट्रिक एसिड होता है। देखो दिखने में भी एक जैसे होते हैं ना, उनके अंदर के पल्प्स एंड ऑल मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, बट कुछ कुछ कह सकते हैं कि हाँ एक ही फैमिली के मेंबर हैं। टेमेराइंड में टार्टरिक यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड होता है, सार मिल्क यानी दही में होता है बेटा लैक्टिक एसिड। अगर किसी को ध्यान हो तो हम पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में टर्न कर देते हैं, तो वहीं से नाम आया है लैक्टिक एसिड। आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, ये जो नेटल प्लांट अभी हमने पढ़ा था, दोनों में ही क्या होता है, मिथेनोइक एसिड या फिर इसे क्या कह देते हैं, फॉर्मिक एसिड। यहाँ तक हमने एसिड और बेसिस के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट सॉल्ट्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब कह सकते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे इस चैप्टर के। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, कुल मिलाकर यहाँ से आपको बोर्ड के लिए क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कुछ 4 से 5 सॉल्ट हैं जिनकी प्रिपरेशन, यूजेस, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कॉमन नेम यहाँ पर गिवन होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 110% बनता ही बनता है। सबसे पहली बात, सॉल्ट फॉर्म कैसे होते हैं। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। देखिए एसिड कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेसिस कौन होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब इन दोनों ने तो मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया, लेकिन यहाँ पर जो एक मेटल और नॉन मेटल वाला पार्ट रह गया है, वो दोनों पार्ट जब साथ में ऐड हो जाते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। पीएच ऑफ सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट बेटा न्यूट्रल होते हैं तो उनका पीएच तो क्या ही होगा, 7 के आसपास ही रहेगा, जैसे कि वाटर का होता है। हाँ जी, कुछ सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक भी होते हैं। इन सभी एक्स्ट्रा जो कि एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा की नॉलेज है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना, तो हम फ़िलहाल उसी पर फोकस करेंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल ऑफ पीएच वैल्यू, देखिए यहाँ पर गिवन है, जिसका मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ। अब हमने कहा जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट, क्लियर है।
लेकिन वो एसिड और बेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसी का इम्पैक्ट हमारे सॉल्ट फॉर्मेशन पर आएगा। अगर आपका फर्स्ट केस देखिए, टोटल 4 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो बेटा न्यूट्रल एसिड न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सेकंड, अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ मिलता है तब भी न्यूट्रल एसिड ही फॉर्म होगा। थर्ड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो जो स्ट्रॉन्ग है एसिड सॉल्ट के ऊपर उसी का इम्पैक्ट आएगा, यानी आपका सॉल्ट कैसा रहेगा, एसिडिक। लास्ट तो आपने गैस कर ही लिया होगा। अगर मैं वीक एसिड लेती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ तो ऑब्वियसली अब स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक। ठीक है जी, तो इनका पीएच भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। यही बातें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन सॉल्ट होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। इसको बनाया कैसे जाता है, सिंपली बाय इवेपोरेशन ऑफ सॉल्टी वाटर, यानी कि जो आपका सी वाटर होता है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर तो वही है। देखिए पिक्चर आपने हिस्ट्री में देखी होगी कि गांधी जी जो है दांडी मार्च करने गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या बनाया था, नमक बनाया था। कैसे बनाया था, समुद्र के किनारे पानी को एवापोरेट करके। बेटा सी वाटर में सॉल्ट मिक्स होता है, उस वाटर को अगर आप इवेपोरेशन के लिए रख देते हैं तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। तो दैट इज़ हाउ सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड। तो इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, हमको प्योर सॉल्ट अगर फॉर्म करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि 9th में आई थिंक आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखिए आपके पास इसका पूरा मतलब सेटअप भी आ सकता है कि ये चीज़ें हैं, तो बताइए कौन सा प्रोसेस हो रहा है, उसकी रिएक्शन क्या होगी, इसमें क्या बन रहा है। तो किसी ना किसी तरह से ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम इस चैप्टर के PYQs की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कितनी बार कितने सालों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कॉमन सॉल्ट NaCl के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कौन से मेथड से की जाती है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से की जाती है। इसमें होता क्या है, देखिए होता ये है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस मीन्स वाटर, वाटर में अगर सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व किया गया है तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम ब्राइन। ये क्वेश्चन भी आ जाता है MCQ में कि ब्राइन क्या होता है, क्या होता है, सिंपली सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा बेटा, जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे इसको। अब देखिए NaCl था, वाटर था, दोनों ने डिकम्पोज होकर के क्या बनाया। जब NaCl डिकम्पोज होता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में होता है, वाटर होता है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब क्योंकि जब कई सारे HH इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस, कई सारे Cl इकट्ठे हो जाएंगे तो बनाएंगे क्लोरीन गैस। और गैसेस की ये ख़ास आदत होती है कि जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वो फटाफट एस्केप आउट कर जाती हैं। तो एनर्जी इनको मिली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो गैसेस ने तो क्या किया, जाना शुरू कर दिया बाहर, रोड्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पीछे कौन रह गया, Na और OH, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और क्या बना लिया, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या मिला हमें एज अ बाई प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रोसेस की ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं सारे ही बहुत यूज़फुल हैं, यानी एक तीर और 3 निशाने। क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पे। देखिए जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपका सेटअप कुछ ऐसा ही रहेगा ना, बीकर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इनको बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो जिस रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एक रोड को क्या करेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे,
तो बेटा जो एनोड होता है वो पॉजिटिव वाला होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव वाला होता है। क्लोरीन गैस, देखिए क्लोरीन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। क्लोरीन गैस निकलती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस जाती है कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर फॉर्म होता है, कैथोड के आसपास फॉर्म होता है। तो ये 3 मेन प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिले हैं। अब बात ये है कि इन तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हाइड्रोजन गैस जो कि क्लीनेस्ट फ्यूल है, तो इसको एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन गैस को डिसइंफेक्टेंट, वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कई सारे हमारे केमिकल्स फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है। वन मोर, ये जो होता है हमारा वॉशिंग सोडा यानी सोप डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक तो हमारे आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स, उनकी प्रिपरेशन, जिसमें कि आपके कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में मिलते हैं जल्दी ही।